हेलो क्लास, एक नए दिन के साथ आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी, जिसमें हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट किया हुआ था। बाकी चैप्टर्स भी हो चुके हैं, आप आराम से उसको चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बहुत कुछ पढ़ा था। ये हमारी बॉडी का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। इससे हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। ये जो सेल है ये सिंगल सेल है, लेकिन आगे चलकर होता क्या है कि यही जो सेल है ये क्या होती है, डिवाइड होती है बहुत सारी सेल्स में। जब रिप्रोडक्शन होता है, यानी जब दूसरा शरीर बनता है, शरीर का निर्माण होता है, तो होता क्या है कि ये सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। और डिवाइड होकर के क्या बन जाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल बन जाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। और यही ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, आगे चल करके हमारे पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे सेल से पहले बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स से बनेगा टिश्यू। टिश्यू टिश्यू को हिंदी में ऊतक बोलते हैं। और इस टिश्यूज के ग्रुप से, टिश्यूज प्लस टिश्यू प्लस टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेन बन जाएगा। ऑर्गेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। तो क्या बनेगा, एक अंग बनेगा। और जब बहुत सारे ऑर्गेन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, मतलब एक जीव बन जाएगा। और जीव बनना मतलब शरीर बनना, बॉडी का निर्माण हो जाना। तो ये क्या है, सेल की एक पूरी जर्नी होती है कि सेल पहले ग्रुप ऑफ सेल्स डिवाइड होती है, फिर ग्रुप ऑफ सेल में कन्वर्ट होकर टिश्यू कहलाने लगती है। जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो ऑर्गन बन जाता है। ऑर्गन जैसे कि हमारा ब्रेन हुआ, किडनी हुआ, लीवर हुआ, हार्ट हुआ, ये क्या है, ऑर्गन है। इनके अंदर क्या होंगे, टिश्यूज होंगे। और वो टिश्यूज कैसे बने होंगे, सेल से बने होंगे। और जब सारे ऑर्गन को प्रॉपर अरेंजमेंट में हमारे बॉडी में तो जब सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली बॉडी में होते हैं तो एक जीव का, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। तो इसी को आगे लेके चलते हैं। जो सेल होती है, इसके अंदर भी हमने क्या देखा माइक्रोस्कोप से, कि सेल का क्या है, एक स्ट्रक्चर है और बीच में कुछ क्या है, एक न्यूक्लियस है। जैसे जैसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने डेड कॉर्क पर एक्सपेरिमेंट किया था, एक डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। फिर आगे चल करके न्यूक्लियस की भी खोज हुई थी। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ था, टेक्नोलॉजी के विकास से। तो जैसे ही ये पता चला कि इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, इसी तरह इस सेल के अंदर कुछ और भी चीजें होती हैं। एक लिक्विड होता है जिसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, उसको हमने क्या बोला था, प्रोटोप्लाज्म बोला था। और इसी तरह और भी चीजें हैं। तो जब सेल्स के अंदर के अंगों के बारे में, सेल्स के अंदर जो क्या है, माइक्रो ऑर्गन्स हैं, उनको फिर क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गन्स को ऑर्गेनेल्स। तो आज हम सेल्स के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सेल के अंदर जो है, जो भी पार्टिकल्स हैं और सेल जैसे बनी हुई है, जिन चीजों से बनी हुई है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए, जो सेल है इसके अंदर तीन तो मेन चीजें हैं ही। पहली जो है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस, और तीसरा है वो लिक्विड जो यहाँ क्या है, फिल्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब फिलहाल आप साइटोप्लाज्म पे कंसंट्रेट कीजिए, इसको मैं आगे और अच्छे से आपको बताऊंगी।
सेल के 3 मेन पार्ट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। बाद में हम देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर होता है इसके अंदर क्या है ना। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और जो प्रोटोप्लाज्म था वो है तो सेल के अंदर ही, वो लिक्विड कहाँ है, सेल के अंदर ही है। एक्चुअली में लिक्विड नहीं, वहां में किस वर्ड का यूज करना चाहिए, फ्लूइड वर्ड का यूज करना चाहिए। वो जो फ्लूइड है वो कहाँ है, सेल के अंदर ही है। अब हम देखेंगे कि वो न्यूक्लियस के अंदर है या ये जो साइटोप्लाज्म है इसी को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। कि आखिर डिफरेंस क्या है, क्योंकि समटाइम्स होता क्या है, जनरली ये है तो सेल के अंदर ही, जो हमने प्रोटोप्लाज्म की बात की वो है तो सेल के अंदर ही। तो समटाइम्स क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि प्रोटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, जहाँ एक जनरल सा आंसर देना होता है कि सेल के अंदर। बट सेल के अंदर भी वो किस पार्ट में पाया जाता है, दैट विल बी द आंसर ऑफ अवर कंसर्न। सो हम बात कर रहे थे कि सेल के 3 ऑर्गेनल्स हैं मेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन को। आप चाहें तो साथ साथ लिख भी सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, इसको और क्या कहते हैं, इसको और कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है, सिलेक्टिवली सेमी परमेबल। दूसरी ये आउटसाइडर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मोस्ट लिखिए इसको, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, तो और ये बनी काय की होती है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स की बनी होती है। ये मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है, हमने एक सेल की बात की है कि हमारे पास क्या है, एक सेल है जिसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है। तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है ना। इसको मेम्ब्रेन की जगह आप कवरिंग वर्ड भी लिख सकते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग है मतलब सबसे बाहर की जो कवर, जो कॉपी किताब में आप कवर चढ़ाते हैं ना, वैसे ही इस सेल के ऊपर जो पूरा कवर चढ़ा हुआ है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, वो क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन। उसको क्या और बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसको सिलेक्टिवली सेमी परमेबल कहा गया है। तो परमेबल से समझ लीजिए परमिट करना। परमेबल का मतलब है परमिट करना। किस चीज को परमिट करना, अब सेल के अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, तो उस फ्लूइड में क्या है, बाहर से मटेरियल अंदर जाएगा और अंदर से मटेरियल कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो इस एंट्री और एग्जिट को परमिट करना क्या हुआ, परमेबल। अब आप सोचेंगे सेमी शब्द कहाँ से आया है, तो सेमी शब्द तब प्रयोग किया जाता है जब कोई भी काम आधा हो रहा हो। जैसे यहाँ पे जो एंट्री और एग्जिट है वो अगर एक साथ हो रही होती कि यहाँ से आउटसाइड मटेरियल एंटर हुआ, यहाँ से क्या हुआ, एग्जिट हुआ, तो ये फुली परमेबल होता। लेकिन अभी क्या होता है, एक बार में एंट्री, एक बार में एग्जिट, दैट्स वाई सेमी शब्द लगा हुआ है। देन सिलेक्टिवली का मतलब है कि यहाँ तो बहुत सारा मटेरियल है। सपोज हमने सांस ली, क्योंकि सेल का निर्माण हुआ, सेल जो है वो किसका निर्माण कर रही है, फाइनली जाके एक बॉडी का निर्माण कर रही है, एक शरीर का निर्माण कर रही है। तो हमने सांस ली, बहुत सारी गैसेस हमने सांस में अंदर ले ली। कुछ तो हमारी जो नासिका है, जो नॉस्ट्रल्स हैं यहाँ पे, कुछ तो फिल्टर आउट हो गए, जो भी वेस्टेजेस थे या जो हमारे लिए काम के नहीं है, जो कुछ गैसेस भी वो क्या हो गई, फिल्टर आउट हो गई। लेकिन इसके बाद जब ये गैसेस अंदर गई, फेफड़ों में गई, लंग्स में गई। लंग्स क्या है, एक ऑर्गन है, और वो जो लंग्स है वो टिश्यूज से बना होगा। टिश्यूज कैसे बने होंगे, सेल्स से बने होंगे। तो फाइनली जो गैसेस हैं वो कहाँ पहुंच गई, सेल्स तक पहुंच गई।
तो अब बहुत सारी गैसेस हैं, हमें तो कौन सी चाहिए, O2 चाहिए है, क्योंकि हमें क्या काम करना है, जो फूड हमने लिया है, जो खाना खाया है, उससे क्या करना है, ऊर्जा निकालनी है, कंबसन प्रोसेस करनी है, उसको जलाना है और ऊर्जा निकालनी है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, O2 लेंगे, और यहाँ पे जो वो ग्लूकोज है उसको बर्न करेंगे, बर्न इन द सेंस कि यहाँ पे केमिकल प्रोसेस होगी और रिलीज क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो यहाँ से फूड का कंबसन हुआ, यहाँ से CO2 निकली और वो CO2 कहाँ पहुंची, आपके लंग्स में पहुंची, और लंग्स से कहाँ पहुंच गई, आपकी नोज में, और नोज से आपने कहाँ बाहर निकाल दी। तो सिलेक्टिवली सेमी परमेबल कहने का मतलब है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्ट करती है, ये सिलेक्ट करती है कि इसको एंट्री किसकी करानी है और एग्जिट किसकी करानी है। तो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहलाती है, ये सिलेक्टिवली सेमी परमेबल होती है। और ये बनी किस चीज की होती है, ये बनी होती है लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। लिपिड्स को आप जनरल भाषा में फैट से संबंधित कर सकते हैं कि जो लिपिड्स होते हैं वो क्या है, एक प्रकार के फैट्स हैं, बसा है। तो ये बसा और प्रोटीन से किसका निर्माण हुआ है, आपकी सेल मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ है। अब एक वर्ड और आता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये हमारे एनिमल्स में होती है। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, एनिमल्स में होती है। लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ, इस सेल मेम्ब्रेन को हमने क्या वर्ड बोला था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला था। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और हार्ड सी क्या होती है, कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है। मतलब एक कवर तो आपने वो ऑरेंज कलर वाला अपनी कॉपी पे चढ़ा ही था, उसके साथ एक पॉलीथिन वाला भी कवर चढ़ा दिया कि बारिश के मौसम में आपकी कॉपी फट ना जाए। तो ऐसे ही ये जो हार्ड सा कवर और होता है ना, ये किसमें होता है, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही सेल के चारों ओर, एक और हार्ड कवर होता है, वो किसमें होता है, आपका प्लांट्स में। और तब हम इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो आपसे पूछा जाए कि सेल वॉल कहाँ पाई जाती है, तो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। इट इज नॉट देयर इन एनिमल सेल्स। एनिमल्स में हम भी आ जाएंगे। अब आते हैं जो सेमी परमेबल होने की बात की है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कोई सेल है और इसकी क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये कैसे नेचर की है, सेमी परमेबल है। तो जो सेमी परमेबल होना होता है, ये ट्रांसफर कैसे करती है, हाउ डज इट ट्रांसफर। ये तो हमने सीख लिया कि ये ट्रांसफर करती है मटेरियल को, बट हाउ डज इट ट्रांसफर द मटेरियल। क्वेश्चन अराइज होता है कि ये किस तरीके से ट्रांसफर करती है। तो इसका आंसर है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब समझिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से, डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां बहना, किस चीज का, फ्लूइड का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बहना, है ना। फ्लूइड में आपकी गैसेस भी आती हैं और लिक्विड्स भी आते हैं जो बह सकते हैं, जिनमें फ्लोइंग टेंडेंसी होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर आप मेरी क्लासेस वाकई में फॉलो कर रहे हैं तो जो मैटर वाले जो मैंने यूनिट्स पढ़ाए हुए हैं उसमें भी इस चीज़ को अच्छे से बताया है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन सोशल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ कहीं ना कहीं से क्या है, रिलेटेड ही है। ये जो वर्ल्ड है इसमें सारे मल्टी डायरेक्शनल चीज़ें हैं जो एक ही सेंटर पर जाके मिलती हैं, और दैट इज नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से जो फ्लूइड है कहाँ बह रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। अब आप बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा है उस फ्लूइड की, बहुत मात्रा है, वहाँ से वो किस तरफ जाएगा,
जहाँ कम मात्रा है। इसको सामान्य भाषा में देखें तो एक टीचर क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है। तो छोटे लेवल में क्या होता है, बच्चे तो अनुभवी हैं नहीं, उन्होंने तो कोई डिग्री की नहीं है फिलहाल, वो तो पढ़ना स्टार्ट किए हैं। तो टीचर के पास क्या है, बहुत ज्ञान है, तो वो अपने ज्ञान को कहाँ दे रहा है, जिन बच्चों के पास ज्ञान नहीं है। तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा मात्रा का ज्ञान कहाँ बहेगा, जहाँ पे ज्ञान की आवश्यकता है। तो ऐसे ही फ्लूइड्स में क्या होता है कि जहाँ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, वहां से कहाँ बहेगा, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। और यही प्रोसेस क्या होती है, डिफ्यूजन। और ये कहाँ हो रही होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। जैसे यहाँ पे O2 हो, O2 बाहर है और इसको चाहिए है, अंदर तो है नहीं, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से अंदर चली जाएगी। और यहाँ पे CO2 है, बाहर तो है नहीं, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से बाहर आ जाएगी। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज डिफ्यूजन। देन अगर यही प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इफ हैपन्स विद वाटर, है ना, पानी के साथ अगर ये डिफ्यूजन की प्रोसेस, किसके साथ, पानी के साथ अगर यही प्रोसेस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि एक मेम्ब्रेन में से, एक सतह में से पानी का क्या होना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना। जैसे आप एक कटोरी लीजिए, ठीक है, बढ़िया सी, उसमें फुल पानी भर दीजिए, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, फुल पानी भर दिया, ये क्या है, वाटर है। और इसके बाद ये आपके पास है किशमिश, है ना, क्या है, किशमिश। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, रेजिन्स, ठीक है। तो ये है आपके पास रेजिन्स, इनको आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। अब आपने पानी में रेजिन्स को डाला, ओवरनाइट इसको डला रहने दिया, पूरी रात डाल के रखा। जब आप सुबह उठेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो रेजिन्स थी वो कैसी हो गई हैं, फूल गई हैं। कैसी हो गई हैं, स्वेल हो गई हैं, फूल गई हैं। जनरली स्वेलिंग का मतलब सूजन होता है, तो यहाँ पे देखें तो ये फूल गई हैं। तो ऑस्मोसिस की घटना यहाँ पर हो चुकी है, मतलब पानी, ये जो किशमिश है, इनकी जो परत थी ऊपर की, क्योंकि किशमिश के अंदर तो पानी था नहीं, तो बाहर का पानी कहाँ चला गया आपका, किशमिश के अंदर चला गया। और किशमिश कैसी हो गई, फूल हो गई, फूल के स्वेल अप हो गई। अब इस घटना को बोलते हैं, ऑस्मोसिस तो बोलते ही हैं, लेकिन किशमिश का फूल जाना वाली घटना, मतलब पानी का हायर कॉन्सेंट्रेशन से किस पे चले जाना, जो किशमिश का लोअर कॉन्सेंट्रेशन था, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है। ये सॉल्यूशन कैसा था, हाइपोटोनिक, क्योंकि इसमें क्या था, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा था, ज्यादा था। वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। किशमिश के बाहर जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन है, पानी की मात्रा है, वो कैसी है, ज्यादा है। तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। और इसी एग्जाम्पल में अगर हम इसी कटोरे में एक और एग्जाम्पल करें, तो इस बाउल में हमने क्या किया, इस बाउल में हमने वाटर प्लस शुगर डाल दी, वाटर प्लस शुगर डाल दी, ठीक है। अभी क्या है, शुगर कैसी है, मोर है, काफी ज्यादा है। तो इस ये जो बाउल है, इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, कम होगा। वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज लेस। भैया शक्कर ज्यादा है तो पानी तो ऑब्वियसली कम है। पहले अगर आपने पूरा पानी लिया था तो आपके पास एक गिलास पानी था, पूरा सिर्फ पानी, अभी उसमें आधी शक्कर डली हुई है, तो पानी की क्वांटिटी कैसी हो गई, कम हो गई। और अब हमने इसमें ये क्या की, किशमिश डाल दी। तो जब ये ओवरनाइट रखा रहेगा, पूरी रात रखा रहेगा, तो सुबह जो हमें किशमिश मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, श्रिंक मिलेंगी, श्रिंक मिलेंगी। श्रिंक मतलब सिकुड़ी हुई मिलेंगी। और ये कौन सी घटना है तो ये ऑस्मोसिस ही, पानी का आदान प्रदान ही तो हुआ, एक लेयर से, किशमिश की लेयर से पानी का आदान प्रदान हुआ। लेकिन जब पानी का कॉन्सेंट्रेशन किशमिश के बाहर कैसा था, कम था, तब उस टाइम इस घटना को बोलते हैं हाइपरटोनिक।
और ये सॉल्यूशन कैसा था, हाइपरटोनिक, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा था, कम था। और दूसरी चीज अगर देखी जाए कि जब किशमिश की साइज कैसी हो, सेम की सेम बनी रहे, नो चेंज इन साइज, तो उस टाइम इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पानी तो अंदर बाहर हुआ ही होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, किशमिश के अंदर भी पानी था काफी, बाहर भी पानी है, तो वो बार बार बैलेंस आउट हो रहा है, तो किशमिश की साइज में क्या नहीं आया होगा, चेंज नहीं आया होगा, और इसीलिए सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक बोलेंगे। एक और शब्द आता है इसी ऑस्मोसिस से रिलेटेड ही, एंडोसाइटोसिस। इसका मतलब होता है कि ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो सेल, ये न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इस मेम्ब्रेन के थ्रू फूड का इंटेक होना है ना, बाय द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इफ द फूड इज टेकन इनसाइड द सेल, दैट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। तो वो क्या कहलाएगी, एंडोसाइटोसिस कहलाएगी। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म, जब कोई जीव इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही फूड को क्या करे, ले, खाने को क्या करे, खा ले, तब कौन सी प्रोसेस कहलाती है, ये एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब आंतरिक, साइटो का मतलब होता है रिलेटेड टू सेल, और ये सिस का मतलब है जो ऑस्मोसिस, जो डिफ्यूजन हमने पढ़ा है। तो ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा तो अमीबा है। क्यों है अमीबा, क्योंकि अमीबा हमने कैसा पढ़ा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होती है, एक ही सेल होती है ऑर्गेनिज्म, तो इसमें क्या है, एक ही सेल होती है। तो ये जो सेल कैसी है, इसी सेल से वो खाएगा पिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एंडोसाइटोसिस हो जाएगी। अच्छा, ऑस्मोसिस जो है वो प्लांट्स में भी होती है। ऑस्मोसिस कहाँ होती है, प्लांट्स में होती है। कैसे होती है, जो प्लांट्स की रूट होती हैं, प्लांट्स की क्या होती हैं, रूट होती हैं, वो क्या करती हैं, पानी को लेती हैं जमीन से, तो ये क्या हो गई, ऑस्मोसिस होती है वहां पे। अब एक और वर्ड आता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो क्या होता है, पहली चीज तो जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल हमने कहाँ देखी है, प्लांट्स में। प्लांट की जो सेल्स होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके भी बाहर एक कवर चढ़ा हुआ होता है, दैट इज सेल वॉल। ये बनी होती है आपकी एक रिजिड सी, मतलब ये काफी रिजिड होती हैं, और ये बनी होती हैं प्योरली बाय सेल्यूलोज, ठीक है। तो क्या होता है, जब किसी प्लांट सेल में ऑस्मोसिस होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। अगर प्लांट सेल में जो ऑस्मोसिस हुई है और वहां पे प्लांट सेल कैसी हो गई, श्रिंक हो गई, मतलब उससे वाटर कंटेंट कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तब उस घटना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। आइए अब न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करते हैं। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, और दो ही चीज़ें पढ़ेंगे, जो लिक्विड वाला पार्ट है ना साइटोप्लाज्म, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास एक सेल है और सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस। अब हम इसी न्यूक्लियस को पढ़ने जा रहे हैं। तो अब जितने भी डायग्राम मैं बनाऊंगी वो इतने से पार्ट के ही इलैबोरेटेड जूम्ड डायग्राम बनाने वाली हूँ। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या होता है, इसमें भी लेयर होती है, मतलब ये न्यूक्लियस भी जो है ना घिरा हुआ होता है, एक लेयर से घिरा हुआ होता है। और वो जो लेयर होती है उसका काम क्या होता है कि जो मटेरियल है उसको, वही काम होता है जो सेल मेम्ब्रेन का काम था,
कि मटेरियल को इनसाइड आउट करना, अंदर लाना, बाहर निकालना, एंट्री और एग्जिट मेंटेन करना, वही इस न्यूक्लियस की जो ये मेम्ब्रेन है इसका भी काम होता है। लेकिन यहाँ पे ये काम किससे होता है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, है ना। इन होल्स के वजह से ये, जिनको क्या बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं, तो इन पोर्स के माध्यम से क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसफर होता है, मटेरियल ट्रांसफर बाय पोर्स। तो ये हमने देख लिया कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या क्या है भाई, ये तो पता चल गया, है ना। तो ये आपकी सपोज करिए कि ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और सपोज करिए ये है आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो जो, और ये मेम्ब्रेन है, और ये पूरा जो है, पूरा क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर रॉड शेप्ड, रॉड तो आपने देखी है कैसी होती है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स, जो बेसिकली जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इन क्रोमोसोम्स का क्या काम है हमारी लाइफ में, इन्हीं क्रोमोसोम्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये बने होते हैं किसके, डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं ये, ठीक है। तो जो डीएनए है, डीएनए क्या करता है, डीएनए के पास क्या इंफॉर्मेशन होती है कि जो सेल है वो डेवलप कैसे करेगी, उसके अंदर जो ऑर्गेन्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं ना सेल्स के अंदर। सबसे पहले ही बताया था, सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेन्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो डीएनए बताता है, जो डीएनए है उसके अंदर ऐसा केमिकल भरा होता है जिससे क्या होता है कि जो सेल है वो डेवलप कैसे करेगी ये डिसाइड होता है, और इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होंगे ये कौन डिसाइड होता है, किसके माध्यम से, डीएनए के माध्यम से। मतलब सब इम्पॉर्टेंट जो चीज है, काफी इम्पॉर्टेंट और क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो कहाँ है, इसी डीएनए में है। दूसरी चीज, ये जो क्रोमोसोम है और ये जो डीएनए है, इसी में क्या होता है, जीन्स होते हैं। जीन्स होते हैं, समझ लीजिए एक ऐसा केमिकल है जिससे क्या डिसाइड होता है कि भाई हमारे अंदर क्या हेरिडिटी होगी। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता, हमारे पेरेंट्स से हम में कौन से कैरेक्टर्स आएंगे और हमसे हमारे बच्चों में कौन से कैरेक्टर्स जाएंगे। तो जो भी कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, जो भी गुणों का ट्रांसफर होता है, वो किसके माध्यम से होता है, जीन्स के माध्यम से होता है। और ये सब कहाँ है, क्रोमोसोम के अंदर। और क्रोमोसोम कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। तो हम देखते हैं कि भैया न्यूक्लियस जो है ना, सेंटर है सेल का, न्यूक्लियस ही सारी चीजें डिसाइड कर रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज है कि जो क्रोमोसोम्स है ना, वो कब लाइट में आते हैं, वो कब विजिबल होते हैं। लाइट में मतलब इस चीज से समझ लीजिए कि कब उनको विजिबिलिटी, उनकी कब उनका रोल स्टार्ट होता है, कब उनका रोल स्टार्ट होता है। तो कब विजिबल होते हैं वो, जब सेल्स को क्या होना हो, डिवाइड होना हो। visible when cell is going to divide। अच्छा, when cell is going to divide, ये आप समझ जाना, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो सेल कब डिवाइड होती है, सेल होती है डिवाइड जब क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब नए शरीर का निर्माण होना है, जब नए शरीर का निर्माण होना है तो भैया क्या होगा, सेल्स को तो टूटना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में ही देखा था कि सेल्स डिवाइड होके ग्रुप ऑफ सेल बनती हैं, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनता है, टिश्यू ऑर्गेन बनता है, और ऑर्गेन जाके पूरा एक जीव या ऑर्गेनिज्म या पूरी बॉडी बना देते हैं। तो जब रिप्रोडक्शन होता है, मतलब नए शरीर का निर्माण होना होता है, तब सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। और उसी समय किसका रोल शुरू हो जाता है, क्रोमोसोम का रोल शुरू हो जाता है। तो क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज गोइंग टू डिवाइड। नाउ द थिंग इज दैट कि जो डीएनए है, अब समझ लो
कि क्रोमोसोम क्या हो रहा है, सेल्स डिवाइड नहीं हो रही हैं, रिप्रोडक्शन का कोई काम नहीं है फिलहाल, कोई भी शरीर का क्या नहीं हो रहा है, निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये डीएनए क्या होगा, ये कहाँ रहेगा, क्रोमेटिन मटेरियल में रहेगा। ये कहाँ रहेगा, क्रोमेटिन मटेरियल में। तो जो क्रोमोसोम और डीएनए और जीन्स हैं ये सब फिर क्या हो जाते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कहलाने लगते हैं। अब हमने न्यूक्लियस के बारे में एक चीज जान ली कि इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है, कि ये कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू द चिल्ड्रन। दूसरी चीज इसका है, ये हेरिडिटी मटेरियल होल्ड करता है, हेरिडिटी मटेरियल होल्ड करता है। इट होल्ड्स दी हेरिडिटी मटेरियल। तो इसका क्या होना चाहिए, ये जो न्यूक्लियस है ना ये बहुत मजबूत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मजबूत, यानी परिपक्व। और परिपक्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैच्योर। तो ये कब मैच्योर होगा, जब भैया इसकी जो आउटर बाउंड्री है वो कैसी हो, बढ़िया सी मजबूत हो। यानी न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वो कैसी हो, मैच्योर हो। तब वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं। और जब ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कैसी हो, अनडिफाइंड हो, मतलब इसका क्या नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, अनडिफाइंड हो, अनडिफाइंड, तो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रो मतलब काफी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब प्राथमिक, प्राथमिक मतलब शुरू की बात, प्राथमिक मतलब स्टार्टिंग की। और कैरियोटिक, योटिक का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन से, सेल की मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो क्या मतलब निकल के आया कि जिनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कैसी होती है, अनडिफाइंड होती है, थोड़ी होती ही नहीं है, अनडिफाइंड होती है, होती ही नहीं है, तो वो कौन से सेल्स कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक। इनके एग्जांपल्स होंगे बैक्टीरिया। और जिनकी क्या होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कैसी होती है, मैच्योर होती है, बनी हुई होती है या डिफाइंड होती है, वो कौन से सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं। जिनमें एग्जांपल क्या है, एनिमल, प्लांट। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज क्लास को ऑफ करती हूँ। इसके बाद जो बचा हुआ है, थोड़े से ही टॉपिक हैं, वो सारे आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी।